हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि। आज मैं आपको 11th की इकोनॉमिक्स से मोस्ट बेसिक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। दिस इज़ सप्लाई एंड डिमांड। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड होता क्या है? क्वांटिटीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर गुड और सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। डिमांड क्या होता है? जैसे डिमांड किसकी होएगी? डिमांड ऑब्वियसली कंज्यूमर की होएगी, है ना। हमें क्या चाहिए और हम उसको किस प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? डिमांड हो सकती है कि हम किसी भी चीज़ को कितने अमाउंट में किस प्राइस पे हम ख़रीद सकते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, ठीक है, डिमांड कम होती जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो हमें टीवी ख़रीदना है, ठीक है, अगर टीवी हमें बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या पता अपने घर के, जैसे 3 कमरे हैं घर में, तो तीनों रूम्स के लिए अलग अलग टीवी ख़रीद लेंगे। लेकिन अगर हमारी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो हम एक ही टीवी ख़रीदना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हमारी इतनी इनकम है ही नहीं कि हम उसको अफोर्ड कर सकें। तो जब प्राइस बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। कंज्यूमर बाय मोर ऑफ अ गुड। कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा ख़रीदता है जब इसका प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, और कम ख़रीदता है जब वो प्राइस जो है किसी भी गुड का वो बढ़ जाता है। उसके बाद है, ये होता है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। इधर हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारी है क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे हमारी क्या है? प्राइस। फैक्टर्स ऑफ डिमांड, उसमें क्या है? चेंज इन इनकम। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा इनकम होगी तो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा ख़रीदेगा सामान, और इनकम कम होगी तो कंज्यूमर जो है सामान कम ख़रीदेगा। फैक्टर्स ऑफ डिमांड अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब मैं ब्रेड खाती हूँ, मैं ब्रेड तो जैम के साथ ही खाऊंगी, तो मैं दोनों की कॉस्ट देखूंगी ना कि दोनों की कॉस्ट मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर मैं ब्रेड खाती ही जैम के साथ हूँ तो जब मैं जैम अफोर्ड कर सकूँगी तभी मैं ब्रेड ख़रीदूँगी ना, तो मैं वरना ख़रीदूँगी नहीं, ठीक है। प्राइजेज़ और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। इसमें क्या होता है? अ सब्सटीट्यूट इज़ अ गुड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। दूसरा हम क्या है कि जैसे अब मार्केट में है 2 टाइप्स की कॉफ़ीज़ आ रही हैं, जैसे नेस्कैफ़े हैं और ब्रू ले लेते हैं हम, तो ऑब्वियसली दोनों ही कॉफ़ी है, ठीक है। अगर मैं उसको उसके सब्सटीट्यूट में, नेस्कैफ़े अगर कॉस्टली है और मैं ब्रू को उसके एक सब्सटीट्यूट के फॉर्म में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं नेस्कैफ़े क्यों ख़रीदूँगी? अगर वो मुझे कॉस्टली लगेगी तो मैं ब्रू ही लूँगी ना। इसी तरह से हमारे पास ये दो बने हुए हैं, जैसे स्टारबक्स हैं और डंकिंग्स डोनट्स हैं, तो मुझे जो भी लगेगा, जो जिसका सब्सटीट्यूट लगेगा और जो मैं अफोर्ड कर सकूँगी उसी अकॉर्डिंग मैं उसे परचेज़ करूँगी। नेक्स्ट हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड, वही प्राइजेज़ और अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर थिंग्स दैट आर ऑफन आर सोल्ड और यूज टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वही होते हैं जो साथ में यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको भी ब्रेड जैम का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट इज़ चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स। जितने ज़्यादा बायर्स होंगे उतनी ज़्यादा सेल होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। और इट डिपेंड्स कि उस गुड की जो है वो कॉस्ट क्या रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमारे बायर्स जो हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ डिमांड में, जैसे अब लोगों के जो है टेस्ट वो चेंज होते रहते हैं। पहले जैसे टेप रिकॉर्डर चलता था तो उसमें कैसेट्स चलती थी, अब हमारे फ़ोन में ही सारे काम हो जाते हैं, तो हम टेप रिकॉर्डर की कैसेट्स क्यों लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट का वो अमाउंट दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल, जो सेल के लिए मार्केट में आता है, एट ऑल पॉसिबल प्राइजेज, जितने भी पॉसिबल प्राइजेज होते हैं उन पे इन द मार्केट। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे अब कोई भी प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, अब मैं ही हूँ कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे प्रोड्यूस करने के लिए उसमें क्या कुछ लगेगा? देखो, मैं उसके लिए पहले सामान इकट्ठा करूँगी, मुझे कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है, जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मुझे खाना ही बनाना है तो मैं पहले उसके सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करूँगी। अब
उसके बाद में मुझे लगेगा कि हाँ इसका कोई बेनिफिट है, तभी मैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करूँगी ना, अदरवाइज़ मैं उसको प्रोड्यूस क्यों करूँगी, मैं करूँगी ही नहीं। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनको देखो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैन लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, इन्वेस्टमेंट जितनी भी उनको करनी है, ठीक है। उसके बाद उनको स्पेस भी चाहिए, उनको कमोडिटीज़ भी चाहिए, लाइट की सप्लाई एंड ऑल सारी चीज़ लगती है, क्या नहीं लगता, ठीक है। तो वो उन सब की कॉस्ट देखेगा। अगर वो कॉस्ट जितने उसकी प्रोडक्शन के बाद की कॉस्ट है, ठीक है, मतलब उसको देखो मैंने कुछ बनाया, उसने कुछ बना लिया, ठीक है, लेकिन उसको वो सेल करने के बाद उतना अर्न ही नहीं हो रहा कि जितनी उसकी इनपुट लगी है, तो वो क्यों करेगा, क्यों प्रोड्यूस करेगा, कुछ भी वो नहीं करेगा। तो अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी इनपुट कितनी है और आउटपुट कितनी है, ठीक है। द लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, जब प्राइस कम हो जाते हैं तो सप्लाई भी कम हो जाती है। इसमें क्या है, अगर जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी कंपनी कोई मटेरियल बना रही है, अगर उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो वो सप्लाई क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर उसका जो प्राइस है गुड का वो कम होता है जितनी उसकी इनपुट लगी है, तो वो उसकी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। टेंडेंसी ऑफ सप्लायर टू ऑफ़र, जो टेंडेंसी होती है सप्लायर की ऑफ़र करने की गुड को एट हायर प्राइस, और हायर प्राइस पे बढ़ जाती है और लेस प्राइस पे वो कम हो जाती है। उसके बाद है सप्लाई कर्व हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। इसी तरह से लॉ ऑफ डिमांड जो डिमांड है वो किसको अफेक्ट करता है, डिमांड ऑब्वियसली किसकी होएगी, कंज्यूमर की होएगी। तो जो डिमांड कर्व होएगा, जो भी फ्लक्चुएट करेगा उसका कर्व, वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, वो कंज्यूमर के प्राइस इफ़ेक्ट्स करेगा कि उसकी कितनी अर्निंग है, कितना वो ले सकता है, कितना वो दे सकता है। तो वो सब किसके अकॉर्डिंग होती है, डिमांड जो होती है वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होती है, और जो सप्लाई होती है वो प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग होती है। प्रोड्यूसर देखता है कि उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसको कितना बेनिफिट होता है। अगर उसको बेनिफिट होता है तो सप्लाई ज़्यादा करता है, अगर उसको बेनिफिट नहीं होता है तो सप्लाई कम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। अब इसमें फैक्टर्स ऑफ सप्लाई मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कॉस्ट ऑफ इनपुट। अब वो देखता है ना कितनी इनपुट है, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट गो अप, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा जा रही है जितना उसको अर्न हो रहा है उससे, तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि जितना उसका वहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, जो ये प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, कि भी कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो सप्लाई ज़्यादा करेगा, अगर प्रोडक्ट कम बनेंगे तो सप्लाई कम करेगा। उसके बाद है चेंज इन नंबर ऑफ़ सेलर्स। ऑब्वियसली अब मार्केट है, अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है तो हर कंपनी के अलग अलग सेलर्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा होंगे मार्केट में तो सप्लाई उतनी ही बढ़ेगी, अगर सेलर कम होंगे तो सप्लाई कम होगी। उसके बाद बेस्ट प्राइस क्या होता है किसी के लिए भी, देखो एक इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, जहाँ पे ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोडक्शन करने वाला और कंज्यूमर, ठीक है, वो दोनों सेटिस्फाई होते हैं। मतलब कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है और प्रोड्यूसर उस कॉस्ट पे उसको प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब प्रोड्यूसर जो है उसको उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है, और जो कंज्यूमर जो है उसको अपने अकॉर्डिंग जितना वो अफोर्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिल जाता है, ठीक है। तो ये उसका होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज़ ऑल अबाउट supply and demand. Thank you.